नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह एपिसोड विक्रम जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप विक्रम जी की ही नज़र से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो अब बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और आज मैं आप सबके सामने जो किस्सा साझा कर रहा हूँ वह मेरी उसी ड्राइविंग नौकरी के दौरान घटी एक ऐसी भयावह और अजीब घटना से जुड़ा है जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरे हौसले तीनों को हिलाकर रख दिया था। उस रात के बाद कई दिनों तक मैं खुद को समझाता रहा कि इतनी विकसित दुनिया में जहां मनुष्य चांद सितारों तक पहुंच चुका है, ऐसे हैरान कर देने वाले और अलौकिक अनुभव सच कैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती उस रात का हर मंजर किसी डरावनी फिल्म की तरह सामने तैरने लगता। यकीन तो दूर, दिल की धड़कनें तेज हो जाती और बदन पर पसीना आ जाता, क्योंकि वह हादसा मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। और वर्षों से ट्रक चलाने के बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस रात के बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे इंसानों की एक दुनिया है, वैसे ही किसी अदृश्य और अनजानी शक्तियों की भी एक दुनिया है जिसे हम खुले आसमान के नीचे दिन के उजाले में नहीं देख पाते। मगर कभी कभी रात की गहरी खामोशी में जहां हवा भी थम जाती है, वे अचानक हमारे सामने आ खड़ी होती हैं और सिर्फ दिखाई ही नहीं देती बल्कि हमला करने की भी कोशिश कर सकती हैं। दादाजी कहा करते थे कि इंसान का ओज, उसकी हिम्मत इन चीज़ों से बड़ा हो तो वह बच निकलता है, लेकिन अगर इंसान का मन डर से कमज़ोर हो तो वह ऐसी अदृश्य ताकतों का शिकार बन जाता है। उनका कहना आज समझ में आता है, क्योंकि जिस काली रात को मैं उस वीरान रास्ते पर अकेला चला था, उसने मुझे सिखाया कि अगर दिल में डर बस जाए तो इंसान का ओज धीरे धीरे मिटने लगता है और जो आदमी हर छोटी अंधेरी चीज़ से कांपता है वह ऐसी रहस्यमयी शक्तियों के सामने टिक नहीं सकता। शायद आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने मुझे आज इस आपबीती को कहानी बनाकर आपके सामने सुनाने पर मजबूर कर दिया। तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि अगर आप इस कहानी को अभी सुनना शुरू कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि किसी शांत कोने में बैठ जाएं या रज़ाई में दुबक जाएं, क्योंकि अगर आप पैर नीचे लटका कर बैठे हैं तो कौन जानता है कहानी के बीच अचानक ऐसा एहसास, संगीत हो जैसे किसी का अदृश्य हाथ आपके पैर पकड़कर नीचे की ओर खींच रहा हो, और अगर आप गिर पड़े तो अगले ही पल आपके साथ क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और हाँ, अगर कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए, साथ ही खिड़कियां भी अच्छी तरह से बंद कर लीजिए, क्योंकि क्या पता कहानी में डूबे हुए अचानक खिड़की या दरवाजे की ओर से कोई साया झांकता हुआ दिखाई दे और उससे देखते ही डर आपका कलेजा चीर दे और आप बेहोश होकर गिर पड़े। इसलिए मेरा सुझाव है कि कहानी सुनने से पहले खुद को एक सुरक्षित माहौल में रखें ताकि आपका ध्यान कहीं और ना भटके, क्योंकि इंसान एक समय में एक ही काम पूरी एकाग्रता से कर सकता है। अगर वह एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान बांटने की कोशिश करेगा तो ना तो कहानी का आनंद ले पाएगा और ना ही अपने आसपास घट रही किसी हलचल को सही से महसूस कर पाएगा। तो अब बिना समय गंवाए मैं आपको उस भयानक हादसे तक ले चलता हूँ। यह किस्सा लगभग 8 साल पुराना है। सन 2015 का, जब मैं गुड़गांव में रहकर ट्रक चलाने का काम करता था। और मैं दिहाड़ी पर किसी दूसरे के ट्रक को चलाता था। उस ट्रक को मालिक ने एक लकड़ी के कारखाने में लगाया हुआ था, जहां तरह तरह के फर्नीचर तैयार होते थे और उन तैयार सामानों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का जिम्मा ज़्यादातर मुझे ही मिलता था। खासकर जब कहीं कोई बड़ा भवन बन रहा हो या नया मकान खड़ा हो रहा हो
तो वहाँ ऑर्डर का माल पहुँचाने की जिम्मेदारी अक्सर मेरे ही कंधों पर रहती थी, क्योंकि उस लकड़ी के कारखाने में मेरे जैसे कुछ और ट्रक ड्राइवर भी काम संगीत पर लगे हुए थे, जिनकी ड्यूटी भी बिल्कुल मेरी ही तरह अलग अलग जगहों पर फर्नीचर पहुंचाने की होती थी। और जब मैं रोज़ नए बनते मकानों और इमारतों में सामान उतारने जाता था, तो उन्हें देखकर मेरे मन में बार बार यह इच्छा घर कर जाती थी कि एक दिन मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही एक नया घर खड़ा करूं, क्योंकि उस समय तक मेरे पास अपना घर नहीं था और मेरा परिवार गोरखपुर के एक किराए के छोटे से मकान में गुजारा कर रहा था। मैं महीने में 1-2 बार ही घर जा पाता था, लेकिन घर के बाकी लोग उसी तंग घर में जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि तुरंत अपना घर बनवा सकूं। और सच तो यह था कि घर बनाने से पहले मुझे अपना खुद का ट्रक लेना था, क्योंकि दिहाड़ी पर दूसरे का ट्रक चलाकर तो कभी भी मैं इतना पैसा नहीं बचा सकता था कि नया ट्रक खरीद सकूं। अगर ट्रक मेरा अपना होता तो कमाई का अच्छा हिस्सा बच जाता। इसलिए शुरुआत से ही मेरा सपना था कि एक दिन अपना ट्रक खरीदूंगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि उस सपने से पहले ऐसा खौफनाक हादसा घटेगा कि ट्रक लेना तो दूर, दूसरों के ट्रक पर मजदूरी कर चलाना भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। हुआ यूं कि एक दिन फैक्ट्री का मालिक मेरे पास आया और बोला कि मुझे स्कूल के फर्नीचर का बड़ा ऑर्डर पुणे ले जाना है, क्योंकि वहाँ एक नया स्कूल बन रहा है और उसकी पूरी सप्लाई हमारी फैक्ट्री से ही होनी है। उसकी बात सुनते ही मैंने अपने सहायक को फ़ोन करके तत्काल फैक्ट्री बुला लिया, और जब तक वह ट्रक में माल लादने में लगा था, तब तक मैं धूप में बैठकर अपना खाना खा रहा था, बिल्कुल अंदाज़ा लगाए बिना कि यही सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना की शुरुआत बनने वाला था। क्योंकि उस समय दोपहर के करीब 1 बजे बज चुके थे और मुझे लगभग 3 बजे तक ट्रक लेकर निकलना था। इसलिए मैंने सोचा कि सुबह से भूखा हूँ, तो जब तक ट्रक में माल लोड हो रहा है तब तक आराम से बैठकर खाना खा लूँ। जैसे ही मेरा खाना ख़त्म हुआ, ट्रक में लोडिंग का काम भी पूरा हो गया और फैक्ट्री के मालिक ने मुझे जो ज़रूरी कागजात दिए थे उन्हें लेकर मैं अपने खलासी के साथ ट्रक स्टार्ट कर फैक्ट्री से निकल पड़ा। दिल्ली से पुणे का सफ़र लंबा था, इसलिए हमने ज़रूरी सामान और खाने पीने की चीज़ें साथ रख ली थीं और रास्ते का आधा हिस्सा तय करते करते शाम ढल चुकी थी। पेट फिर से भूख से तड़प उठा था, इसलिए एक छोटे शहर के पास, जहाँ सड़क किनारे छोटी छोटी चाट और खाने की दुकानें थीं, वहीं रुककर हल्का नाश्ता कर लिया, क्योंकि असली खाने का इरादा पुणे पहुंचकर माल उतारने के बाद का था। फिर हम बिना देर किए आगे बढ़े और धीरे धीरे शहर में घुसते घुसते रात के लगभग 11 बज गए। पुणे में पहुंच तो गए थे, लेकिन जिस स्कूल में सामान उतारना था उसकी लोकेशन का हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। बस इतना पता था कि शहर से 50 किलोमीटर दूर गांव की तरफ वह स्कूल बना रहा है। इसलिए शहर में लोगों से पूछताछ करते हुए और सिर्फ उस गांव के नाम का सहारा लेकर हम वहां तक पहुंचने में कामयाब हुए, बिना यह जाने कि असल डरावनी शुरुआत गांव पहुंचने संगीत के बाद होने वाली थी। लेकिन जैसे ही हम उस गांव में दाखिल हुए तो हमें साफ समझ आ गया कि वहाँ की हलचल पूरी तरह थम चुकी थी। शायद इसलिए क्योंकि गांवों में लोग शहरों की तरह देर तक जागते नहीं बल्कि जल्दी सो जाते हैं, और चारों ओर पसरी खामोशी यह बता रही थी कि हर कोई नींद में डूब चुका है। सड़कें सुनसान थीं, एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने खलासी से कहा कि गांव के अंदर थोड़ा और बढ़ते हैं, हो सकता है कोई जागा हुआ मिल जाए और हम ट्रक को संकरी गलियों में इधर उधर घुमाते रहे। पर हर घर के बाहर जलती मध्यम रोशनी के बावजूद कोई इंसान हमें दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद जब हम एक गली से मुड़कर कच्चे रास्ते की तरफ बढ़े तो हमें दूर एक अधेड़ उम्र की महिला दिखाई दी, जो अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए गांव की ओर ही जा रही थी, और उसके हाथ में एक चमकदार धारदार दांतली थी, जिसे देखकर हमने यही अंदाज़ा लगाया कि वह लकड़ियां काटने का काम करती होगी।
लेकिन उस समय हमें यह मालूम नहीं था कि वह दांतली लकड़ी नहीं बल्कि कुछ और ही चीज़ काटने के लिए थी। और जब बाद में उसकी असलियत पता चली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। पर तब तक तो हम उससे अनजान थे, इसलिए हमने ट्रक उसके पास रोका और खिड़की से गर्दन निकाल कर पूछा कि क्या यहाँ आसपास कोई स्कूल है। जिस पर उसने बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपने हाथ की वही दांतली उसी दिशा में उठाकर इशारा किया और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। और हम उस समय बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे कि जिस औरत से मदद मांगकर हम खुद को सुरक्षित समझ रहे थे वही आगे चलकर हमारे लिए खौफ की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। उस अजनबी लड़की को बिना कुछ कहे धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए देखकर हमें यही लगा कि शायद वह भारी बोझ उठाए होने की वजह से हमसे बात नहीं कर पा रही है या फिर थकान के कारण चुप है, इसलिए उसने बातचीत करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब उसने ढलान वाले रास्ते की ओर इशारा किया तो हमें यकीन हुआ कि शायद जिस स्कूल का जिक्र हो रहा है वह गांव के ठीक पास वाले उसी रास्ते पर होगा। इसीलिए हम अपने ट्रक को उस दिशा में आगे ले जाने लगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए कुछ ही दूरी बाद अंधेरे में एक बड़ी 3 मंजिला इमारत उभरती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं झूल रही थीं। हमें हैरानी यह थी कि इतनी बड़ी इमारत में एक भी लाइट नहीं जल रही थी, मगर हमने सोचा कि स्कूल बंद होने के बाद शायद संगीत बिजली बचाने के लिए सभी लाइटें बंद कर दी जाती होंगी, क्योंकि निजी स्कूलों में अक्सर खर्च के नाम पर काफ़ी कंजूसी की जाती है। इसी तरह मैं और मेरा सहायक आपस में बातें करते और हंसते बोलते स्कूल की तरफ पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम उसके ठीक सामने पहुंचे तो ट्रक को गेट के बाहर रोक कर नीचे उतरे और देखा कि स्कूल बेहद पुराना और उजड़ा सा लग रहा था। कहीं किसी निर्माण या काम का निशान तक नहीं था। बाहर लगा बड़ा लोहे का गेट जंग से भरा पड़ा था और आधा खुला था, जिसके चारों तरफ बेलों ने ऐसे कब्जा जमा रखा था जैसे कई महीनों या शायद वर्षों से वहां सफाई का नामो निशान ना रहा हो। और यह सब दृश्य देखकर एक पल को शक होने लगा कि आखिर यह वही जगह है या हम किसी सुनसान संगीत और उजड़े हुए ठिकाने पर आ पहुंचे हैं। मुझे पहले लगा कि शायद गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुल रहा होगा, इसलिए इतने दिनों की छुट्टी में यह जगह गंदी हो गई होगी। हालांकि मन में यह सवाल ज़रूर उठा कि आखिर 1.5 महीने में ही इतनी ज़्यादा बदहाली कैसे हो सकती है। लेकिन उस समय मेरा लक्ष्य माल उतार कर जल्दी निकलना था, इसीलिए मैं और मेरा सहायक धीरे धीरे स्कूल के मैदान की ओर बढ़े जहां घना अंधेरा पसरा हुआ था। चलते चलते मैंने जेब से मोबाइल निकालकर समय देखा तो रात थे और 12 बजे बजने में मात्र 20 मिनट बाकी थे। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि यही 20 मिनट हमारी जान बचा सकते थे। अगर हम उसी समय वहां से लौट जाते तो शायद उस रात कोई मुसीबत ना आती। लेकिन अनजान खतरे से बेखबर हम स्कूल की ओर बढ़ते रहे। सुनसान मैदान में हमारे कदमों से सूखे पत्तों की चरमराहट गूंज रही थी। तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे पास चल रहा सहायक अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ मेरे मोबाइल की रोशनी थी और उसी में देखकर मैं आगे बढ़ रहा था। मगर जैसे ही मैं बगल में देखने लगा तो पाया कि वह कहीं आसपास दिखाई ही नहीं दे रहा। मैंने मोबाइल की रोशनी जितनी दूर तक पड़ रही थी उतनी दूरी तक देखने की कोशिश की, लेकिन ना उसका साया दिखा ना उसके होने का कोई निशान। तभी अचानक स्कूल की इमारत के भीतर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, जिसका शोर इतना तेज था कि लगा जैसे पूरी वीरान बस्ती में फैल गया हो। और मुझे तो पल भर को ऐसा महसूस हुआ मानो वह आवाज़ दूर गांव तक भी पहुंच गई होगी। मोबाइल की रोशनी में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए मैं उसी सहायक को तलाश ही रहा था कि अचानक वह चीख मेरे कानों में पड़ी और उसी पल मन में ख्याल आया कि कहीं वह किसी मुसीबत चलते चलते गायब हो जाना
मेरे गले नहीं उतर रहा था। ना उसने कोई आहट दी, ना कुछ कहा, और शुरू में तो मैंने सोचा शायद वह टॉयलेट के लिए कहीं किनारे गया होगा, लेकिन वह हमेशा जाने से पहले मुझे बता देता था। तो आज इस वीराने में बिना बताए ओझल हो जाना मेरे मन में डर पैदा कर रहा था। मैंने 2-3 बार उसका नाम लेकर पुकारा भी, लेकिन जैसे ही आवाज़ लगाता स्कूल की इमारत के अंदर से किसी बच्चे जैसी विचित्र हंसी उभरती, ऐसी हंसी मानो किसी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे दबाने की कोशिश की हो, या जैसे किसी बंद तंग कमरे में कोई दम घुटती आवाज़ में हंस रहा हो। यानी उसकी हंसी साफ नहीं बल्कि गला घोंट कर निकलती हुई महसूस हो रही थी। हर बार जब मैंने पुकारा उसी के साथ वह दबी हुई हंसी सुनाई देती, और उस माहौल में वह आवाज़ें दिल दहला देने वाली थीं। उस क्षण डर ने मुझे घेरना शुरू किया, लेकिन तभी दादाजी की कही बात याद आई कि ऐसी वीरान और सन्नाटे वाली जगहों पर अगर इंसान डर जाए तो उसका मनोबल का कमज़ोर पड़ जाता है, और कमज़ोर मन वाले को ऐसी अदृश्य शक्तियाँ आसानी से वश में कर लेती हैं। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि डरने से नुकसान होगा और साहस ही मुझे बचा सकता है। मैं खुद को मजबूती दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मन के भीतर सहायक की फिक्र चुभ रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। फिर भी खुद को यही कहकर शांत किया कि शायद वह ज़्यादा दूर ना गया हो और कुछ देर में लौट आएगा, और इसी सोच के साथ मैं उस अजीब आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगा। तभी मोबाइल की हल्की रोशनी में कुछ ऐसा नज़र आया जिसने मुझे कुछ क्षणों के लिए जड़ कर दिया। मुझे ऐसा लगा मानो स्कूल की दूसरी मंजिल पर कोई किसी खंभे या दीवार के किनारे से झांक कर मुझे देख रहा हो, और अंधेरे की वजह से चेहरा साफ ना दिखा, लेकिन कद काठी से वह कोई छोटा बच्चा प्रतीत हो रहा था। जैसे ही मेरी निगाह उसकी ओर गई, वह पिलर के पीछे छिप गया, तो मैंने ज़ोर से पूछना शुरू किया कि कौन है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, क्या चोरी करने गुस्सा है। लेकिन मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच अचानक कांच टूटने जैसी तेज़ आवाज़ गूंजी, मानो कोई किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिरा हो, और वह आवाज़ इतनी साफ थी कि लगा अभी अभी कुछ बिखरा है। उसे सुनते ही मैं तेज़ कदमों से भागता हुआ स्कूल के भीतर घुसा, और जहाँ सीढ़ियाँ दिखी वहीं से ऊपर चढ़ गया, यह सोचे बिना कि मैं किस खतरे की ओर बढ़ रहा हूँ। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर देखा तो लंबा गलियारा सूना पड़ा था। जगह जगह सामान बिखरा था जिस पर मोटी धूल जमी थी, और ये सब देखकर लगा जैसे ये जगह वर्षों से बंद पड़ी हो। तभी मन में शक उठा कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, लेकिन फिर तुरंत याद आया कि बाहर गेट पर स्कूल का वही नाम लिखा था जहाँ सामान पहुँचाना था, और उस औरत ने भी इसी दिशा की ओर इशारा किया था। तो गलती की गुंजाइश कहाँ? इन्हीं सोचों में उलझा मैं वहीं खड़ा था कि सामने से फिर एक आवाज़ आई, ऐसी जैसे कोई कांच का टुकड़ा फर्श पर घसीटता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा हो, मानो कोई नुकीली चीज़ ज़मीन पर रगड़ रहा हो। और जैसे ही वह आवाज़ करीब आई, मैं पूरी ध्यान से आगे देखने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि शुरुआत में मुझे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ध्यान से घूरने पर दूसरी ओर वाले मोड़ से एक काले साये जैसा कुछ मेरी ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसकी ऊंचाई भले ज़्यादा न थी, मगर उसका आकार कुछ अजीब तरह से बड़ा और असामान्य लग रहा था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके शरीर पर कहीं कहीं लाल रंग भी लगा हो। उसे अपनी तरफ आता देख मैंने कई बार जोर से पूछा कि कौन है और क्यों अंधेरे में छिप कर आ रहा है, सामने क्यों नहीं आता। लेकिन जवाब देने की बजाय उसी प्रकार की हंसी सुनाई दी जैसी मैंने नीचे सुनी थी जब मैं अपने सहायक को पुकार रहा था। फर्क बस इतना था कि इस बार वह हंसी दबी हुई नहीं, बल्कि बिल्कुल पास से आती महसूस संगीत हो रही थी, जैसे कोई बच्चा मेरे सामने खड़े होकर हंस रहा हो। फिर भी अंधेरे में उसकी शक्ल पहचानना मुश्किल था। समझ नहीं आ रहा था कि वह कोई बच्चा है, कोई बड़ा आदमी है, या फिर कुछ और ही।
इसीलिए मैंने जेब से मोबाइल निकालकर लाइट जलाई और उसी पल एहसास हुआ कि वह चीज़ अब काफ़ी करीब आ चुकी है। अब हमारे बीच मुश्किल से 10 कदम का फासला था, मगर जैसे ही रोशनी पड़ी मेरा बदन संगीत कांप उठा, दिल बैठने लगा और मैं समझ गया कि मैं किसी बहुत गलत जगह में फंस चुका हूँ। शायद यह वह स्कूल था ही नहीं जहाँ मुझे सामान देना था, क्योंकि रोशनी में साफ दिखाई दिया कि मेरे सामने लगभग 10 कदम की दूरी पर एक बच्चा खड़ा था और उसके लंबे बाल देखकर लगा कि शायद वह कोई लड़की है। उसका चेहरा इतना विकृत और भयावह था कि उसे उस गहरे अंधेरे में देखते ही मेरा गला सूख गया और दिल की धड़कनें जैसे रुकने लगी। मोबाइल की रोशनी में साफ दिख रहा था कि उसके हाथ में एक बड़ा कांच का टुकड़ा था, शायद टूटी हुई खिड़की का, जो उसके हाथ से लेकर फर्श तक घिसट रहा था। और उसी कारण से पहले मुझे वह नुचने जैसी भयानक आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं उसे देखता हूँ समझ आता है कि उसके चेहरे पर एक आस हर तरफ गहरे कट के निशान हैं, मानो उसी कांच ने उसके पूरे चेहरे को रौंद दिया हो। लेकिन उन जख्मों में सिर्फ लाल खून भरा दिख रहा था, कोई बूंद नीचे गिरते नहीं देखी। उसके कपड़े और शरीर की हालत इतनी बदतर थी जैसे वह कई दिनों से वहीं पड़ी हो या नहाए बिना उसी हाल में भटक रही हो। मैंने नज़र उसके हाथ पर डाली जिसमें वह कांच पकड़े थी, तो महसूस हुआ कि उसकी उंगलियों से भी लंबे नुकीले नाखून थे और उन नाखूनों में कुछ गंदी चीज़ें फंसी हुई थीं, जिनकी वजह से उसके हाथ पर मक्खियाँ भिन रही थीं। और जब मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा तो वह मुझे ही घूरते हुए एक अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान देने लगी। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि जितना वह हंसती जाती उतना ही मेरे सीने में धड़कनों की रफ्तार तेज होती जाती, क्योंकि जब वह मुस्कुराती तो उसके मुंह के भीतर दिखते दांत ऐसे लगते मानो जबड़े को चीर कर होठों को फाड़ दें। वे दांत इतने बदरंग और सड़े हुए दिखाई देते थे कि किसी पान गुटखा चबाने वाले के दांत भी इतने गंदे ना लगे। और उसी बीच उसने अपनी गर्दन को अजीब तरीके से एक ओर अत्यधिक झुका लिया और धीमे कदमों से पीछे हटने लगी। फिर भी अपनी नजरें मुझ पर टिकाए विचित्र अंदाज में मुस्कुराती रही। उसके हाथ में पकड़े कांच पर अचानक खून बहने लगा, मानो वह उसे इतनी जोर से पकड़ रही थी कि वह कांच उसकी हथेली में धंस गया हो और खूनधार बनकर उसी पर अब फैल रहा हो। साथ ही वह फर्श पर उसे घसीटती हुई पीछे जाती रही। इसी दौरान जब उसने गर्दन और झुकाई तो अचानक उसकी गर्दन पूरी तरह घूम गई, मानो 360 डिग्री में बिना किसी रोक के पलट गई हो। और उसी क्षण मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यह कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि इस खंडहर नुमा स्कूल में भटकती कोई आत्मा है, जिसने मुझे किसी मासूम बच्चे की हंसी में फंसा लिया है और शायद इसी कांच के टुकड़े से मेरी जान लेने वाली है। मैं यही सोच रहा था कि तभी नीचे से मेरे सहायक की आवाज़ सुनाई दी। वह बेसब्री से मेरा नाम लेकर जोर जोर से पुकार रहा था। मेरे खलासी की आवाज़ कानों में पड़ते ही मैंने घबरा कर नीचे मैदान की ओर नज़र दौड़ाई और रोशनी में देखा कि उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और हाथ पर मोटा कपड़ा बांधा हुआ था, जिससे खून जैसा कुछ रिश्ता दिखाई दे रहा था। यह देखकर मुझे तुरंत अंदाज़ा हो गया कि जिस भयावह चीज़ का सामना मैं कर रहा था उसी का शिकार वह भी हो चुका होगा। मैंने ज़ोर से उसका नाम लेकर पुकारा और जैसे ही उसने ऊपर मेरी तरफ देखा, उसी क्षण वह लड़की, जो बिल्कुल किसी भटकती आत्मा जैसी लग रही थी, एक भयानक गुर्राहट के साथ कांच के संगीत टुकड़े को थामे मेरी ओर झपटी। शायद मेरा खलासी भी उसे देख चुका था, इसलिए नीचे से चिल्लाकर बोला, उस्ताद उसे बचो, सीधा नीचे कूद जाओ, वह बहुत ही खतरनाक है, हम किसी गलत जगह फंस गए हैं। उसकी चेतावनी मिलते ही मैं समझ गया कि अगर एक पल भी देर की तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। इसीलिए बिना कोई सोच विचार किए मैं दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि नीचे गिरते ही मेरे पैर में गंभीर चोट लगी और दर्द की वजह से उठना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसी समय मेरा खलासी दौड़ कर आया।
मुझे सहारा देकर उठाया और वहां से निकालने की कोशिश करने लगा। मेरे नीचे कूदते ही वह नन्ही सी मगर दैत्य जैसी दिखने वाली प्रेत वहीं ऊपर खड़ी होकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी और जोर से कहने लगी कि मैं उसके हाथों से बच नहीं सकता, और अगर मुझे लगता है कि इस तरह भाग जाने से मेरी जान बच जाएगी तो मैं भारी भूल कर रहा हूं, क्योंकि अंत में मुझे उसी के पास लौट कर आना पड़ेगा। उसकी बातों के बीच वह जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी और तभी मेरे सहायक ने ऐसी बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, उस्ताद, वह जो कह रही है वैसा ही होगा। हमें आखिर में शायद उसके पास वापस जाना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा कि वह बेहुदा बातें कर रहा है, लेकिन वह बिल्लिदह बोला कि पहले हमें किसी भी तरह इस मैदान से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब तक हम यहाँ हैं तब तक हमारी जान खतरे में है और शायद बाहर निकलने पर भी मुसीबत ख़त्म ना हो, क्योंकि यहाँ केवल एक ही आत्मा नहीं बल्कि बाहर एक और भयानक प्रेतनी घूम रही है जो हमारे खून की प्यास में है। फिर भी उसने कहा कि अगर हम किसी तरह ट्रक तक पहुँच गए तो शायद वे हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। उसकी यह बातें सुनकर मैंने झल्लाते हुए कहा कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, जल्दी मुझे सहारा देकर यहाँ से निकालो। तो वह मुझे संभालते हुए मैदान से बाहर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही हम स्कूल के जंग लगे गेट के पास पहुंचे ही थे कि अचानक पीछे से कोई तेज धार वाली चीज आकर मेरे सहायक के घुटने के पास लगी और वह दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी इस हालत को देखकर मैंने फिर मोबाइल जलाया और रोशनी को उसके पैर की तरफ किया, और जो नज़ारा मैंने देखा उसने मेरा खून जमा दिया। जब मैंने अपने सहायक के पैर पर रोशनी डाली तो दिखा कि एक नुकीला कांच का टुकड़ा तेज रफ्तार से आकर उसकी त्वचा के अंदर धंस गया था। यह देखकर मैं तुरंत पीछे मुड़ा और स्कूल की तरफ देखा तो वही छोटी सी प्रेत सी दिखने वाली लड़की अब भी उसी स्थान पर खड़ी थी, और साफ लग रहा था कि कांच उसी ने ऊपर से हमारी तरफ फेंका था। शुक्र यह रहा कि वह टुकड़ा पैर में लगा, अगर गर्दन या सीने में लगता तो हम में से कोई एक उसी वक्त मारा जाता। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, अपने सहायक को उठाया और उसे घसीटते हुए ट्रक के केबिन में डाल दिया, फिर खुद भी अंदर चढ़ गया। कुछ देर पहले तक हम इस सफ़र का मजाक में आनंद लेते हुए सोच रहे थे कि सामान पहुंचाकर आराम से खाना खाएंगे, पर अब हालत ये थी कि खाना तो दूर, अपनी जान बचाना ही चुनौती बन गई थी। केबिन में पहुंचते ही मैंने जल्दी से उसके पैर में ढसा कांच हटाया और तुरंत वहां से खून बहने लगा। खून की तेज धार देखकर समझ गया कि अगर इलाज में देरी हुई तो हालत बहुत ख़राब हो सकती है। इसलिए मैंने पीछे रखे कपड़ों में संगीत से एक पट्टी फाड़कर कसकर बांध दी ताकि खून रुक सके। खून तो कुछ देर में थम गया, लेकिन दर्द उसे तड़पा रहा था और मैं जानता था कि बिना अस्पताल पहुंचे यह दर्द कम होने वाला नहीं। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद भी पूरी तरह ठीक नहीं हूं। ऊपर से कूदने की वजह से मेरे पैर में भी अंदरूनी चोट आ चुकी थी और वह धीरे धीरे जवाब देने लगा था। हड्डियों में दर्द और पैर जवाब देने के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक स्टार्ट किया और गांव की तरफ बढ़ाने ही वाला था कि मेरा सहायक दर्द से तड़पता हुआ भी जोर से चिल्लाया कि किसी भी हालत में ट्रक को गांव की दिशा में ना ले जाऊं, वरना हमारी मौत तय है। उसकी बात सुनते ही मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिए और समझना चाहा कि आखिर वहां ऐसी क्या चीज है जो गांव की तरफ जाना जानलेवा साबित हो सकता है। तब उसने फटी फटी आंखों से बताते हुए कहा कि जब वह मेरे साथ स्कूल की तरफ जा रहा था तो अचानक उसे दीवार के पास एक औरत दिखाई दी थी जो दूर से हाथ के इशारे से उसे बुला रही थी, और वह बिना सोचे समझे उसके पास चला गया। साथ ही यह भूल गया कि मुझे कुछ बताना चाहिए था। अंधेरे में जाकर वह जैसे ही उसके पास पहुंचा तो देखा कि वह वही औरत थी जिससे हम लोगों ने रास्ते में सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लीधे देखा था। हालांकि अब उसके सिर पर लकड़ियों का बोझ नहीं था, पर हाथ में वही दांतली थी।
उसका चेहरा उस वक्त भी लंबे घूंघट से ढंका हुआ था, इसलिए वह उसे पहचान ना पाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या पूछ पाता, उस औरत ने अचानक झपट कर उसका मुंह पकड़ लिया और इतने जोर से दबाया कि वह चीख भी ना निकाल सका। उसी पल उसे समझ आ गया कि हम किसी भयंकर जाल में फंस चुके हैं, और जबकि मैं मैदान में उसे पुकार रहा था तब भी वह मेरी आवाज़ सुन रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका मुंह उस औरत के हाथ में था। वह कहने लगा कि मैं चाहे जितना चाहता तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे पा रहा था, और जब तुम ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे तब भी मैं तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह पर उस औरत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं आवाज़ नहीं निकाल सका। इसी दौरान मुझे साफ समझ आ गया कि वह कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी, जिसने मुझे तुम्हारे पास से अलग रखा ताकि मैं तुम्हें चेतावनी ना दे सकूं और तुम उस बच्ची के जाल में फंस जाओ, क्योंकि अगर हम दोनों साथ रहते तो शायद उनके बस में ना आते। इसलिए उसने मुझे फुसलाकर अपनी तरफ बुलाया और तुमसे अलग कर दिया। पर जैसे ही तुम ऊपर गए उसने मेरा मुंह छोड़ दिया और धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया, और जैसे ही उसका असली चेहरा मेरी नज़रों के सामने आया मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नाक आधी कटी हुई थी, चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे, छोटे छोटे मच्छर लगातार भिनभिना रहे थे और उसके मुंह से खून मिली लार टपक रही थी, जबकि उसका पूरा शरीर किसी सड़ी गली लाश की तरह लग रहा था। हमने उसे हेडलाइट की रोशनी में गांव में आते देखा था तो वह बिल्कुल किसी आम औरत की तरह दिखी थी, लेकिन अंधेरे में उसका यह भयावह रूप सामने आने पर मैं समझ गया कि हम एक बहुत बड़े संकट में फंस चुके हैं। उसका यह अनुभव सुनकर मैं भीतर तक कांप गया। मैंने उससे पूछा कि वह उस भयानक औरत के चंगुल से आखिर खुद को छुड़ाकर कैसे बाहर निकला। तो वह बताने लगा कि जब वह औरत अपना असली रूप दिखाकर उसे मारने पर उतारू हो गई तो उसने लगातार 2 बार अपनी दांतली से वार किया। पहली बार में उसके हाथ पर गया के खेत के जैसा गहरा कट लगा और दूसरी बार उसने रोकने की कोशिश की तो दांतली उसके सिर पर लगी, जिससे सिर भी फट गया। तभी उसे अपनी दादी द्वारा दिया गया एक मंत्र याद आया, क्योंकि उसकी दादी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उनके गुरु गोरखनाथ थे जो तंत्र विद्या का इस्तेमाल केवल लोगों को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए करते थे। दादी ने अपनी अंतिम दिनों में उसके कान में वह मंत्र फुसफुसाकर कहा था कि जीवन में अगर कभी ऐसा वक्त आए जब मौत सामने लगे और बचने की कोई उम्मीद ना दिखे तो यह मंत्र मन ही मन बोलना। गुरु गोरखनाथ की कृपा और भगवान शंकर का आशीर्वाद किसी न किसी तरह उसे उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। तो जब वह उस औरत के हमले और दांतनी की पकड़ में जकड़ा हुआ था उसने मन ही मन वही मंत्र दोहराया और उसी पल से उसने छुड़ाने की कोशिश और ज़ोर से शुरू कर दी। उसने कहा कि जैसे ही उसने वह मंत्र दोहराया उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और वह चुड़ैल खुद ही उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। मंत्र का प्रभाव इतना तेज था कि जैसे ही उसने उसे बोलना शुरू किया उस औरत के शरीर में करंट जैसा कंपन होने लगा और वह तड़पने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी को बिजली का झटका लगे तो वह बेकाबू हो जाता है। कुछ पलों बाद वह काली धुंध में बदलकर वहां से गायब हो गई। इसके बाद उसे पास में एक पेड़ पर कपड़ा लटका दिखा, जिसे उसने अपने सिर और हाथ पर पट्टी की तरह बांध लिया और फिर भागता हुआ मुझे ढूंढने मैदान की तरफ आ पहुंचा। लेकिन तब तक मैं ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंच चुका था और उसे वहां से साफ दिख रहा था कि वह नन्ही सी डायन मेरे ऊपर हमले के लिए तैयार है। इसलिए उसने दूर से ही मुझे सतर्क कर दिया, क्योंकि तब तक उसे पूरी स्थिति समझ आ चुकी थी। यह सब सुनकर मैंने उससे पूछा कि अब हमें किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि गांव की तरफ जाने पर शायद मदद मिल सकती है, लेकिन पीछे घना जंगल है। तब उसने कहा कि गांव की तरफ जाना जान जोखिम में डालना होगा, क्योंकि संभव है कि वह औरत फिर से पीछा करते हुए पहुंच जाए। इसलिए जंगल की तरफ जाना ही बेहतर है, क्योंकि जंगल के रास्ते आगे जाकर हाईवे पर निकलते हैं और वहां पहुंचकर हम इस सुनसान गांव
और उस शापित स्कूल से छुटकारा पा सकते हैं। उसकी बात मानकर मैंने ट्रक घुमाया और उसे जंगल की तरफ दौड़ा दिया। जैसे ही मैं ट्रक को घुमाकर स्कूल के गेट के पास पहुंचा तो अचानक ठीक सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत दिखाई दी, वैसे ही जैसे हमें आते वक्त लकड़ियों का गट्ठर सिर पर ली मिली थी। फर्क बस इतना था कि अब उसके हाथ में सिर्फ दांतली थी और सिर पर कोई बोझ नहीं था। उसे ट्रक के बिल्कुल सामने संगीत इस तरह खड़ा देखकर मैं तुरंत समझ गया कि यही वही प्रेत है जिसके बारे में मेरा सहायक अभी बता रहा था। मैंने घबरा कर खलासी को आवाज़ दी और कहा कि देख, वही औरत फिर से सामने आ गई है। उसने गर्दन उठाकर और बोला कि यह वही है, मैंने कहा था ना कि वह पीछे पड़ेगी। तब मैंने उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा कि अब डरने का कोई मतलब नहीं। अगर वह फिर सामने आई है तो इस बार वह हमारा अंत नहीं बल्कि हम उसका अंत करेंगे। इतना कहकर मैंने तेज़ एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को पूरी तेज़ी के साथ दौड़ाते हुए उसके ऊपर से चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि भटकती हुई चुड़ैल ही है। उसे कुचल कर निकलते वक्त हमें लगा कि शायद उससे पीछा छोड़ गया है और वह वहीं ख़त्म हो गई होगी, लेकिन हमारा यह सोचना पूरी तरह गलत साबित होने वाला था। हम उस जगह से ज़रा आगे ही निकले थे कि अचानक ऐसे थक की आवाज़ आने लगी जैसे कोई नुकीली चीज़ मेरे ट्रक के पिछले हिस्से पर बार बार मार रहा हो। आवाज़ सुनते ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे होश उड़ गए। वह औरत ट्रक के पीछे लटकी हुई थी और अपनी दांतली को ज़मीन से घसीटते हुए उसके तेज़ नुकीले सिरे से ट्रक के पेंदे में छेद करती हुई धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ रही थी। मैं घबराकर अपने क्लासी को बोला कि वह अभी भी ट्रक पर चिपकी हुई है और हमारी तरफ आने वाली है। उसने घबराहट में कहा कि स्पीड और बढ़ा दूं, तो मैंने ट्रक को जितना तेज़ कर सकता था उतना तेज़ दौड़ा दिया। फिर उसने कहा कि अब अचानक ज़ोर से ब्रेक लगाओ और मैंने वैसा ही किया। तेज़ रफ्तार में अचानक ब्रेक लगने से इतना ज़ोरदार झटका लगा कि हम दोनों आगे उछलकर विंडशील्ड से जा भिड़े। लेकिन उसी झटके के साथ वह चुड़ैल भी ट्रक से उखड़कर सड़क पर जा गिरी। जैसे ही वह गिरी, मेरा खलासी खिड़की से बाहर झुककर पहले उसके ऊपर थूका और फिर बुदबुदाते हुए कुछ बोलने लगा, शायद वही मंत्र जो उसकी दादी ने उसे दिया था। और जैसे ही उसने वह मंत्र दोहराना शुरू किया, कुछ ही पलों में वह चुड़ैल अंधेरे में यूं गायब हो गई जैसे वहां कभी थी ही नहीं। वह ज़मीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन फिर भी मंत्र बोलते हुए एक हाथ से मुझे इशारा करने लगा कि ट्रक तुरंत स्टार्ट कर दूं। तो मैंने बिना समय गंवाए इंजन चालू किया और ट्रक को जंगल की ओर तेज़ी से दौड़ा दिया। जब तक हम उस घने जंगल के रास्ते को पार करके हाईवे पर नहीं पहुंच गए, तब तक वह खलासी लगातार पूरे ज़ोर से वही मंत्र दोहराता रहा। और शायद उसी मंत्र का असर था कि ना तो वह चुड़ैल और ना ही वह छोटी बच्ची जैसी आत्मा दोबारा हमारे सामने आई या दिखाई दी। आखिरकार हाईवे पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले किसी अस्पताल का रुख किया और वहां अपने खलासी और अपनी चोटों का इलाज करवाया। इलाज के बाद जब हमने वहां मौजूद लोगों को हमारे साथ घटी पूरी घटना सुनाई, तो उन्होंने जो बात बताई उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जिस गांव के पास वह स्कूल है, वह स्कूल कोई चलती संस्था नहीं बल्कि लगभग 10 से 15 साल पहले ही बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ एक बार ऐसी भयानक घटना घटी थी कि उस हादसे के बाद वह स्कूल पूरे इलाके में बदनाम हो गया। लोग उसे मनहूस मानने लगे। ना कोई बच्चा वहाँ पढ़ने जाता और ना ही माँ बाप अपने बच्चों को उस इमारत के पास तक भेजने को तैयार होते थे। वहाँ के लोगों ने बताया कि उस स्कूल में वर्षों पहले एक ऐसा घिनौना हादसा हुआ था जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। दरअसल उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने ही विद्यालय में पढ़ने वाली एक नाबालिग संगीत बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और उस यातना से वह मासूम वहीं स्कूल के अंदर ही दम तोड़ गई। वह लड़की
उसी गांव की रहने वाली थी और उसके परिवार में उसके पिता का निधन कई वर्ष पहले ही हो चुका था। इसलिए उसकी माँ ही उसका सहारा थी। अपनी बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी और उसकी दर्दनाक मौत को देखकर उसकी माँ के होश उड़ गए और गुस्से व सहमी बदले की आग में उसने वही दांतली उठाई और स्कूल पहुंचकर उसी प्रिंसिपल को सरेआम मौत के घाट उतार दिया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह सब कुछ कई बच्चों ने अपनी आंखों से देखा तो वे डर से चीखते चिल्लाते अपने घरों की ओर भागे। लेकिन प्रिंसिपल को मार डालने के बाद उस महिला ने खुद भी वहीं स्कूल के मैदान में मौजूद पेड़ों में से एक पर फांसी लगा ली और उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके संगीत में दहशत फैल गई थी और यही वजह थी कि वह स्कूल बदनाम होकर बंद कर दिया गया और आज तक किसी ने वहां पढ़ने या उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उस घटना के बाद से वह स्कूल हमेशा के लिए बंद पड़ा है और गांव वालों के अनुसार उसी दिन से उस मासूम बच्ची और उसकी मां की आत्माएं वहीं दो भटक रही हैं। रात के समय अक्सर लोगों का दावा है कि स्कूल की तरफ से एक बच्ची के रोने और चीखने की अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उस इमारत के बाहर सुनसान रास्ते पर किसी औरत को सिर पर लकड़ियों का गट्ठर और हाथ में दांतली लिए भटकते देखा गया है। इसीलिए गांव के लोग सूर्य ढलते ही जल्दी खाना खाकर अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं और अंधेरा होते ही बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि कुछ बार ऐसा हुआ है कि किसी ने रात के वक्त गलती से गांव की सुनसान गलियों में कदम रखा तो उसके सामने वही औरत आ खड़ी हुई, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर और हाथ में दांत लिए हुए। इस वजह से पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया कि रात को जो भी घर से बाहर निकलेगा उसका सामना उस औरत की आत्मा से हो सकता है और शायद उसके बाद वह बचकर लौट भी ना पाए। गांव वालों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रात के समय बाहर निकल जाए और उस औरत की आत्मा से टकरा जाए तो वह उस पर हमला कर उसकी जान भी ले सकती है। इसी डर से लोग अंधेरा होने के बाद अपने घरों में दुबक जाते हैं और गांव जैसे किसी अदृश्य खामोशी में डूब जाता है। फिर उन्होंने बताया कि जिस बच्ची और उसकी मां से हमारा सामना हुआ था वह उसी घटना की आत्माएं थी और जब उन्होंने हमें स्कूल के अंदर जाते देखा तो शायद उन्होंने समझा कि हम भी उसी प्रिंसिपल जैसे दरिंदे हैं। गांव वालों ने यह भी बताया कि उस प्रिंसिपल के छोटे भाई ने उसी नाम से हाईवे के पास किसी दूसरी जगह पर नया स्कूल खोल लिया है और इसी वजह से हमें वहां फर्नीचर पहुंचाने के लिए बुलाया गया था। उनकी बात सुनकर हमने सुबह नई स्कूल का पता लिया